बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस की, JIT केस की जो आज समाअत हुई है। वक्फ़ा के बाद जो 90 मिनट की समाअत है, 1.5 घंटा तकरीबन समाअत हुई है, उसका हवाल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ मैं उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा जिन्होंने पहले जो वक्फ़ा से पहले जो हमने समाअत का हवाल शेयर किया है उसको पहले ज़रूर सुनिएगा, ताकि आपको समझ आ सके कि आज क्या हुआ है। और अगली अहम बात यह है कि चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने शरीफ ख़ानदान को इतना बड़ा सदमा पहुंचा दिया है और वो नुक्ता उठा दिया है जिससे ये बचना चाहते थे, जिससे ये डरते थे। थोड़ी देर वक्फ़ा के बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल किए और साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने पूरे जो शरीफ ख़ानदान के वकील हैं उनको एक सरप्राइज़ भी दिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ़ जस्टिस ने क्या सरप्राइज़ दिया शरीफ ख़ानदान को, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और साथ हम बात करेंगे कि शरीफ ख़ानदान के वकील आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी मेंटेनेबिलिटी के सवाल पर 1 घंटा तकरीबन बहस की है। उसके सिर्फ तीन पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिसकी बुनियाद पर उनके पास कोई बात करने को होती नहीं थी। अच्छा, अक्सर हम डिस्कस करते थे और जब हम शरीफ ख़ानदान के वकला को देखते हैं, क्योंकि बड़े वकील हैं, सीनियर वकील इनको समझा जाता है, और हम देखते थे कि जब नैब के केसेस में ये बहस करते थे, इनके मुकाबले में कौन होता था? वो प्रोसिक्यूटर्स होते थे, सरकारी वकील, या नैब प्रोसिक्यूटर्स, या एडिशनल एडवोकेट जनरल, या जो डिप्टी अटर्नी जनरल हैं, अब वो होते थे। तो हमें ये लगता था कि बड़ी बात है, शरीफ ख़ानदान के वकील बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो बहुत तैयारी करके आते हैं। लेकिन जब आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के साथ उनका मुकाबला देखा, बेसिकली ये एक वो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने बयान कर रहे हैं, वो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब एक अलग ही क्लास हैं। और उन्होंने जो बहस की है वो एक मैं ये समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में हम जब से प्रैक्टिस करने लगे हैं, ऐसे दलाइल, मुख्तसर और जामे दलाइल बहुत कम देखने को मिले हैं जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दिए हैं। उस पर भी हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। जब वक्फ़ा के बाद समाअत शुरू हुई तो मैंने आपको बताया था कि सवाल ये था कि एडजुडिकेशन से क्या मुराद है, और जब कोई केस डिस्पोज हो जाए तो क्या डिस्पोजल के बाद मामला आगे जा सकता है, नहीं जा सकता, क्या उसको मेरिट पर कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक बात आप याद रखें, ये सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिस्मा अमजद की तरफ से एक दरख्वास्त गई और उस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल बेंच बना दिया और JIT के हवाले से JIT का जो मामला है उस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने आके स्टेटमेंट दे दी, जिसके बाद डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये टोटल 7 से 8 लाइनों का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और उसमें सिर्फ पार्टियों का नाम लिखा गया कि फ़लाँ फ़लाँ पेश हुए। साथ ये कहा गया कि ये स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत ने उसकी इजाज़त दे दी है। साथ अदालत ने यह कहा कि जो रिलीफ मांगने आए थे वो उनको मिल गया है, इस वजह से इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब सवाल ये था कि क्या जब कोई मामला डिस्पोज ऑफ हो जाए सुप्रीम कोर्ट में तो क्या वो फाइनलिटी अटेन कर जाता है, क्या वो बाइंडिंग होता है, क्या वो उसके ऊपर अमल दरामद हर हाल में ज़रूरी होता है, और क्या जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो जाए तो हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है? ये एक लीगल सवाल था। शरीफ ख़ानदान के वकला का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है वो मेरिट पर नहीं है, वो सिंपल डिस्पोज ऑफ किया गया था, इस वजह से वो उसका बाइंडिंग इफ़ेक्ट नहीं होगा और लाहौर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है उस ऑर्डर की रोशनी में अगर कोई काम किया गया है तो, क्योंकि उस ऑर्डर की रोशनी में JIT बनाई गई, JIT का नोटिफिकेशन जारी किया गया। उनका ये मौक़िफ़ था कि ये जो JIT बनाई गई है तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी कंसेंट दी और उस कंसेंट की बुनियाद पर मामला दाखिल दफ्तर हो गई जो केस था। अली ज़फ़र साहब का जो कहना था, अली ज़फ़र साहब ने जो आज अपने आर्गूमेंट्स, और आज के जो आर्गूमेंट्स थे उनके 5 से 6 दिन के जो दलाइल थे उनको ज़ीरो कर दिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, और एक नई जहत दी, और ऐसी जहत दी कि जो ऑनरेबल जजेस पहले शरीफ ख़ानदान के वकला के आर्गूमेंट्स सुनकर अपना एक माइंड जो है वो डिस्क्लोज़ कर रहे थे, या वो उनको लग ये रहा था कि इनका केस स्ट्रॉन्ग है, आज वो भी खामोश हो गए बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के आर्गूमेंट से। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये जो कंसेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा है, ये सेक्शन 11 है CPC का, जो हमारा सिविल प्रोसीजरल कोड है, उसमें एक सेक्शन है 11
11 सेक्शन कहता है ये डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा है। इससे मुराद ये है कि जब दो पार्टियों का, दो फ्रीकैन हैं, उनका किसी मामले पर कोई डिस्प्यूट था, सिविल डिस्प्यूट था, और उस डिस्प्यूट की बुनियाद पर वो दोनों अदालत में गए और अदालत में उनका जो केस था वो फाइनली डिसाइड हो गया, उसको फाइनली तौर पर कंक्लूड हो गया, तो दोबारा नए सिरे से वो उसी फोरम पर दावा नहीं फाइल कर सकते। रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो बार लगा देता है कि जब आप एक सेम काज ऑफ एक्शन पर सेम पार्टीज़ अदालत में गई हैं और अदालत ने डिसाइड कर दिया या डिसमिस कर दिया, मेरिट पर हो गया है, तो आप उसकी अपील में तो जा सकते हैं, लेकिन नए सिरे से फ्रेश आप उसको नहीं जो है वो फाइल कर सकते। ये डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा है, ये बार करता है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है डिस्पोज ऑफ करने का, चाहे ये प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट से मुराद ये होता है जो आर्टिकल 189 है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो बाइंडिंग हैं हाई कोर्ट्स पर और जो निचली अदालतें हैं उन पर। उनका ये कहना था कि ये जो फैसला है ये प्रेसिडेंट तो नहीं है, लेकिन ये जजमेंट इन पर्सोनम है। जजमेंट इन पर्सोनम कहते हैं कि वो जजमेंट जो उसमें पार्टीज़ हैं उनके ऊपर वो बाइंडिंग है, उन पार्टीज़ के लिए ये बाइंडिंग है। दो तरह की जजमेंट्स होती हैं, एक जजमेंट इन रेम है। जजमेंट इन रेम कहते हैं वो जजमेंट जो ओवरऑल सब के ऊपर बाइंडिंग होती है, और एक जजमेंट इन पर्सोनम है जो सिर्फ उन्हीं अशखास के ऊपर अप्लीकेबल होती है या बाइंडिंग होती है जो उस केस का की पार्टीज़ हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का ये कहना है कि डिस्प्यूट ये था कि JIT बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। उस पर एक फ़रीक सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे फ़रीक को तलब कर लिया, अदालत ने आर्गूमेंट्स सुने, उसके बाद एडवोकेट जनरल पंजाब ने जो है वो अपनी स्टेटमेंट दे दी। उस स्टेटमेंट के बाद डिस्पोज ऑफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। डिस्पोज ऑफ से मुराद ये है कि जो डिस्प्यूट था पार्टियों के दरमियान, अदालत ने उसको कंक्लूजन उसका दे दिया, उसको कंक्लूड कर दिया, फाइनल कर दिया। इस वजह से डिस्पोज ऑफ से मुराद ये है कि वो कंक्लूड हो गया। अब दोबारा नए सिरे से उनमें से कोई फरीक दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता क्योंकि वो उनके ऊपर बार हो गया। हाँ, वो रिव्यू फाइल कर सकते थे, लेकिन वो रिव्यू उन्होंने फाइल नहीं किया और वो उनका टाइम चला गया है और वो टाइम बार्ड हो गया। इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट में भी ये जो एग्रीव पार्टी है, जो पुलिस वाले हैं या जो कातिल हैं या मुलजमान हैं, ये नहीं आ सकते। ये रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है। और जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं वो कहते हैं कि हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है कि वो मेरिट पर था नहीं था, क्या वो जजमेंट इन पर्सोनम थी, क्या वो जजमेंट इन रेम थी, क्या वो प्रेसिडेंट था नहीं था, क्या वो लाहौर हाई कोर्ट पर बाइंडिंग है या नहीं। वो कहते हैं मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जब एक डिस्प्यूट था उस पर अदालत ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। डिस्पोजल से मुराद होता है फाइनली कंक्लूड करना। जब कंक्लूड कर दिया तो उसका मतलब है कि वो मामला फाइनली तौर पर एडजुडिकेट हो गया, डिसीजन आ गया, ऑर्डर आ गया। उसके बाद निचले जो लेवल है उससे दोबारा नहीं शुरू हो सकती। ये जो मामला है ये रिव्यू हो सकता था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा, इसके अलावा कोई और रेमेडी नहीं थी। उसमें उन्होंने डिक्री की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 है CPC का, सब सेक्शन 2 है, डिक्री की डेफिनेशन है जो फाइनल जजमेंट होती है, तो उसमें भी एक्सप्लेनेशन पढ़ के सुनाई अदालत को। और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है इस मामले में कानून ये कहता है कि जब कोई मामला डिस्पोज ऑफ हो जाए तो वो भी फाइनल उसको कहा जाएगा कि उसको जो राइट ऑफ पार्टीज़ है वो डिटरमन हो गई हैं, या जो डिस्प्यूट है उसको फाइनली डिटरमन कर दिया है, तो वो डिक्री की डेफिनेशन में आता है डिस्पोज ऑफ होना भी। साथ जो सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 में ये लिखा हुआ है कि अगर तो पार्टियां दो फ्रीकैन उनका आपस में कोई इशू था और वो अदालत में आए और उन्होंने जो जो अदालत से क्लेम किया, या सब सेक्शन 4 कहता है सेक्शन 11 का कि वो क्लेम कर सकते थे लेकिन नहीं किया, तो कानून यही समझेगा कि उन्होंने अपना राइट वेव कर दिया है, इस वजह से वो दोबारा नहीं कर सकते। तो इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, या तो ये सुप्रीम कोर्ट में एतराज़ उठाते, इन्होंने एतराज़ नहीं उठाया। जो ये उठा सकते थे इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपना राइट वेव किया है। तो ये रेस जुडिकाटा जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है उसके प्रिंसिपल के तहत ये नए सिरे से नहीं आ सकते थे हाई कोर्ट में, ये मामला रिव्यू में जा सकता था। ये उन्होंने अपने जो, और उसके अलावा उन्होंने कहा
कि जो फैमिली कानून है उसमें लिखा हुआ है कि जो फैमिली अदालतें हैं वो 6 माह के अंदर अंदर डिस्पोजल करेंगी, केसेस को जो डिस्पोज करेंगी, मतलब फाइनली उनको डिसाइड करेंगी। सेक्शन 16 है नैब ऑर्डिनेंस का, उसमें भी लिखा हुआ है कि 3 माह के अंदर अंदर जो नैब अदालतें हैं वो केस को डिस्पोज ऑफ करेंगी। तो उन्होंने कहा कि डिस्पोज ऑफ से मुराद क्या होगा, उसको फाइनल करेंगी, कंक्लूड करेंगी, उनको डिसाइड करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्पोज ऑफ से मुराद ये हुआ कि वो फाइनली कंक्लूड हो गया और इस पर मज़ीद इफ़ एंड बट नहीं हो सकता और अब ये मामला रिव्यू में जा सकता था। हाई कोर्ट के पास कोई नहीं था। हाई कोर्ट ने कहा कि बाकी आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी पहले मैंने मेंटेनेबिलिटी पर बहस अपनी मुकम्मल कर दी है, इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करना चाहता। पहले आप मेंटेनेबिलिटी क्या इनकी दरख्वास्त मेंटेनेबल है या नहीं है, पहले उसको डिसाइड कर लें। अगर अदालत इसको खारिज कर देती है तो वैसे खारिज हो जाएगी। अगर अदालत कहती है कि ये काबिल समात है तो फिर मैं मेरिट के ऊपर भी बहस करूँगा। फ़ायदा कोई नहीं है कि मैं 2 दिन यहाँ पे लगाऊँ, मेरिट के ऊपर बहस करूँ और फिर ये नाकाबिल समात हो। तो इस वजह से पहले मेंटेनेबिलिटी पर ही बात हो जाए। तो अदालत ने इस बात को एडमिट किया। अदालत ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब को बुला लिया कि आप जो मेंटेनेबिलिटी है उसके ऊपर अपने आर्गूमेंट्स दें। उन्होंने 2 जजमेंट्स का हवाला दिया। अच्छा, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने 44 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स दी हैं जो अपने उनका जो केस था उनके ऊपर पूरा उतरती हैं। 44 जजमेंट्स उन्होंने अदालत में सबमिट करवाई हैं। जो प्रेसिडेंट हैं, जो एक्सप्लेनेशन है उनके सब्जेक्ट की या उनका जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था। फिर आ गए अपने आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने 2 हवाले दिए। एक हवाला उन्होंने दिया वो केस था जिसमें डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ था, बल्कि दोनों पार्टियों का आपस में एक डिस्प्यूट था, दोनों पार्टियां राज़ी हो गईं और बसीगा उनकी जो थी जो कंसीडिंग स्टेटमेंट कि जो उनका ग्रीवियंस था वो पूरा हो गया या उनका जो वो मांगने आए थे रिलीफ उनको दूसरी फरीक ने दे दिया, उस बुनियाद पे वो विड्रॉ की गया था। दावा खारिज हुआ था विड्रॉ करने की बुनियाद पर और इसमें यह लिखा गया था कि इनका ग्रीवियंस पूरा हो गया है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि एक पार्टी ने मांगा है, दूसरी ने दे दिया है, हम तीसरे फरीक थे, हमसे किसी ने पूछे ही नहीं है। तो इस पर जो है उन्होंने जजमेंट पेश की, एक और जजमेंट पेश की और वो जजमेंट ये थी कि ये जो फ़ैसला है जो डिस्पोज ऑफ किया गया है, डिस्पोज ऑफ फैसले के ख़िलाफ़ अपील, रिव्यू या रिवीजन नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कह सकें कि उसमें कोई मेरिट के ऊपर डिसाइड किया गया। इस वजह से हम जो और रेमेडी अवेलेबल होगी हम उसको अवेल कर सकते हैं। ये 2 जजमेंट्स उन्होंने दी। बाकी इसके अलावा उन्होंने भी काफ़ी जजमेंट्स थी लेकिन वो सारी जमा करवा दी। अदालत में उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा ताकि मैं अपने जो मेंटेनेबिलिटी है इसके ऊपर अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करूं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अदालत से कहा कि मैं रीजॉइंडर पेश करना चाहूँगा। इन्होंने जो 2-3 जजमेंट्स मेन अदालत के सामने पढ़ के सुनाई हैं वो कैसे इरेलीवेंट है वो मैं अदालत के सामने रखूँगा और उसके बाद अदालत अपना फ़ैसला सुनाएगी मेंटेनेबिलिटी पर। चीफ़ जस्टिस साहब ने जो शरीफ ख़ानदान को एक बड़ा मैं समझता हूँ कि एक उनको गहरी चोट लगाई है। चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि एक बात आप याद रखें कि बिस्मा अमजद की ये दरख्वास्त थी और बिस्मा अमजद की दरख्वास्त पर यह सारी कार्रवाई हुई है और ये जो इस्तग़ासा है जिसकी बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि जब इस्तग़ासा फ़ाइल हो जाए ना वो FIR की मुद्दइया है ना वो इस्तग़ासा की मुद्दइया है, तो ये कहना कि जब इस्तग़ासा में 21 गवाह हो गए हैं तो उसके बाद इसका क्या फ़ायदा होगा, JIT बनेगी उसका क्या फ़ायदा होगा जब केस पहले ही सामने आ चुका है। तो चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि ये उसमें एग्रीव्ड है और इस एग्रीव्ड की दरख्वास्त पर ये सारा कुछ हुआ है। तो जो कंप्लेंट प्राइवेट कंप्लेंट वाला मामला है कि जब एक प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल हो जाए तो उसके बाद JIT बन सकती या नहीं बन सकती, वो इसके ऊपर तो अप्लीकेबल ही नहीं होता क्योंकि ये उसमें मुद्दइया नहीं है, ये उसमें मुस्तगीस नहीं है। तो इस वजह से आप अदालत ने कहा आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कि आपने ये बात भी माइंड में रखनी है, आपने अदालत को इस पर भी असिस्ट करना है कि आया जो बिस्मा अमजद है उस पर तो ये अप्लाई नहीं होता, वो एक एग्रीव्ड थी, उसको उसकी माँ फौत हुई थी, शहीद हुई है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर तो अप्लीकेबल नहीं होगा ये वाला रूल कि जब प्राइवेट कंप्लेंट फाइल हो जाए तो JIT बन सकती या नहीं बन सकती। इस सवाल ने चकरा के रख दिया शरीफ ख़ानदान के वकील को। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं भी इसके ऊपर अदालत को असिस्ट करूँगा क्योंकि बिस्मा अमजद के वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब,
तो अब देखते हैं, अदालत ने कल सुबह 10 बजे के लिए केस को एडजर्न किया है। कल मुझे लगता है कि मेंटेनेबिलिटी के जो क्वेश्चन है इसके ऊपर जो है वो अपनी बहस कंप्लीट करेंगे दोनों फ्री कैन, और उसके बाद शायद अदालत फ़ैसला महफूज करे। 1-2 दिन के बाद ये सुनाएगी कि क्या काबिल समात है या नहीं, और फिर उसके बाद ये केस मेरिट पे चलेगा। आज की बतौर कानून का तालिब इल्म आज की बहस के बाद 99% ये रेट खारिज हो जाएगी, नाकाबिल समात इसको अदालत जो है वो डिक्लेयर करेगी। अब आगे पता कोई नहीं चलता, लेकिन जो समात है, जो मेरिट ऑफ द केस हैं, वो ये बताते हैं कि ये नाकाबिल समात है, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने आज हक अदा किया। अब देखते हैं कल क्या होता है। जो भी समात का हवाल होगा, जो भी डिटेल्स होंगे, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।